वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर सेक्शन का जो पेपर होने वाला है री एग्ज़ाम, और इसकी डेट आपकी आउट हो गई है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी और जो भी आपका अदर सोर्स है उसके बारे में, और आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, इसमें आपका देखिए पेपर तो आउट हो गया है, इसका जो डेट है आपकी 19 तारीख से, और इसमें थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है। आप देख लीजिएगा, वीडियो मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 19-20। ठीक है, 21 को होगा आपका पेपर, 19 को आपका जूनियर का और 20 को आपका 1 to 5। ठीक है, बाकी जो आपके पेपर हैं टीजीटी पीजीटी वो अगले दिन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। आपके जो टीआरई 3.0 का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपका जूनियर का रहेगा। ठीक है, ये जूनियर का है, और जो स्ट्रेटजी रहेगी वो आपके 1 to 5 में भी काम करेगी। ठीक है, और इसमें देखिए आपके अंतिम 20 दिन, जो आपके बचे हुए 20 दिन, जैसे आज से आप काउंट करेंगे ना, 20 दिन बचेंगे, एग्जैक्ट 20 दिन बचेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए मैथ जो आपका मार्क्स जो है बटे हुए कैसे हैं। जनरल स्टडीज़ में आपके 40 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपके 5 पार्ट्स होते हैं, और आपका सब्जेक्टिव में मैथ्स और साइंस, जैसे अगर आपने सोशल साइंस ली होगी तो आपके सोशल साइंस के 80 क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी आपका सोशल साइंस में होता है, जैसे ज्योग्राफी होगा। ठीक है, और हिस्ट्री होगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री उन्होंने कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, या फिर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन कर दिया 40 नंबर के, इस तरीके से। तो मैथ्स एंड साइंस के आपके 40 नंबर से। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो जूनियर है वो आपका प्राइमरी से सिंपल पड़ेगा। ठीक है, और नंबर भी आप 6 से ला सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने इसमें। ठीक है, और आपको प्राइमरी में क्या है, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका सोर्स क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी है कि एससीईआरटी से आएगा, क्या आएगा। तो इसका भी मैं बता दूं कि आपका देखिए एनसीईआरटी आपका जो आपका साइंस है वो पूरा एनसीईआरटी से आता है, मैथ्स वो भी आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, और जो बचेगा आपका जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी का जैसे बिहार सेक्शन वाला आता है तो वो आपका एससीईआरटी से दे देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री भी आपका एससीईआरटी से आ जाता है, और वैसे हिस्ट्री तो आपका एनसीईआरटी से भी आता है, थोड़ा सा हिस्ट्री आपका एससीईआरटी से दे देते हैं क्योंकि बिहार स्पेशल है। अगर आपने बिहार स्पेशल जो है अगर किसी अदर सोर्स से पढ़ी है या फिर कैसे किसी बुक से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एससीईआरटी ना ही पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी उसका एससीईआरटी के काफ़ी बुक्स हैं, पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी पढ़िएगा, और बिहार अलग से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक दो उसमें चैप्टर्स होते हैं एससीईआरटी में, आपके हिस्ट्री में लास्ट में दिए होते हैं बिहार दर्शन, तो अगर वो आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा बिहार दर्शन, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं दिखा देता आपको। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको एससीईआरटी और आपका सब मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपका जो एनसीईआरटी वो भी मिल जाएगी, और समरीज मैंने अपलोड की है, एमसीक्यूज़ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं ये जो नंबर्स का जो डिवाइडेशन है वो कैसे हुआ है, तो देख लीजिएगा। हालांकि सभी को पता है कि कहाँ पे कौन सा नंबर है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए मैथ्स में 8 मार्क्स का होगा, साइंस में 8 मार्क का। अभी आप देखिए, जैसे अभी 40 नंबर्स का मैथ्स था और 40 नंबर का साइंस था, इसमें अगर हम 8 ऐड कर दें और इसमें भी ऐड कर दें तो 8 तो कितना हो गया आपका, 48 हो गया। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि आपको देखिए 2 जगह से आपको 48 यानी कि आपका ये हो गया 96 मार्क्स का आपको लड़ना है मैथ्स एंड साइंस में। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस में आपको 96 मार्क्स पे लड़ना है, तो आप समझ लीजिए इसी पे आपका कट ऑफ बन रहा है आपका मैथ्स एंड साइंस पे, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, देखिए आपका साइंस इसमें दिया गया 8 नंबर्स का। देखिए जनरल साइंस होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है। ठीक है, जनरल साइंस अगर आपने पढ़ी होगी, जैसे घटना चक्र का बुक आता है पूर्वावलोकन, उसमें आपके साइंस का पूरा दिया होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर वो भी पढ़ ली ना आपको, और उसमें जो डिटेल एनालिसिस होता है वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। 8 मार्क्स जो है आपको आ जाएंगे। और वैसे मैंने एनालिसिस किया है, अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे ना तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि साइंस का जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 8 मार्क्स से कहाँ से आते हैं, पूरा एनसीईआरटी था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी जनरल साइंस थे, बाकी एनसीईआरटी वो भी थे, जैसे विटामिन हो गया, ये विटामिन के बारे में पूछते हैं, वैज्ञानिक नाम वगैरह। तो ये आपके देखिए साइंस एनसीईआरटी में भी आते हैं, और आपके जो जनरल साइंस उसमें भी आते हैं। देखिए मैं आपको केवल 10 सेकंड का टाइम लूँगा। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। और देखिए अब ये कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जब प्लेलिस्ट में आएंगे, ठीक है, तो मैंने देखिए एससीईआरटी कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एनसीईआरटी भी हो रहा है, जियोग्राफी का कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपका यूथ पब्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बीपीएससी और
जो आपकी बीएसएससी होती है, बिहार से सभी कुछ इसमें मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा विद डिटेल सोल्यूशन पे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट्स मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 कराया। अभी आपके पास 20 दिन है, तो 20 दिन में आप 10 से 5 दिन में कंप्लीट कर लीजिए इन प्रैक्टिस सेट्स को। फिर प्रैक्टिस सेट्स मत लगाइएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला अपने चैनल पे कि प्रैक्टिस सेट्स लगाना आपके लिए खतरनाक होगा, ठीक है। और ये आपका देखिए किरण पब्लिकेशन का है। ऐसा नहीं कि मैंने कराए हैं, लेकिन उसका भी टाइम होता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपको ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने। और यहाँ पे आप आइए, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी 3.0 और 2.0 एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी का एनालिसिस मिलेगा फुल, ठीक है। चाहे वो आपका प्राइमरी हो या जूनियर हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो इसमें आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है इसमें, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें। बाकी आपको देखिए इसमें एडिटोरिया का मैंने बुक कराया, ये अब बिहार स्पेशल है, ठीक है। तो अगर बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं आप एडिटोरिया से पढ़ लीजिए। और भी कुछ है, ये देखिए आपका करंट अफेयर है, ठीक है। और ये रहा आपका 69 बीपीएससी जो PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज़, इसे ही पढ़िएगा। इससे क्या आपका जीएस जो है ना, जीएस का हिस्ट्री और जियोग्राफी साइंस का पोर्शन है, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी थी यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस का। अब देखिए करंट का 8 मार्क्स का आता है। ऐसा नहीं कि करंट आपको नहीं पढ़नी है। जैसे डेली क्या कीजिए, मैथ्स का जो वो सॉरी करंट अफेयर है, तो उसका मंथली कंपाइलेशन देखिए। मंथली जैसे आपका कुमार गौरव सर का आता है मंथली, ठीक है। आप कुमार गौरव का पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास अगर स्पीडी हो ना, स्पीडी का मंथली आता है, ठीक है। मंथली स्पीडी में जो MCQs दिए होते हैं वो देख लीजिए। ये लास्ट में MCQs टाइप का दिया गया था, उसमें 500-600 क्वेश्चन होते हैं, तो पूरे मत लगाइएगा, हाफ कर लीजिएगा, 300 लगभग। उससे आप डेली पढ़िए, ठीक है। आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। डेली आप सुबह उठें और करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है। और ज़्यादा इस पर लोड मत लीजिएगा। आपको 8 मार्क्स के आराम से, अगर नहीं भी आता होगा तो 3-4 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, प्राइमरी वालों के लिए जो PRT वाले हैं उनको फोकस करना है, क्योंकि उसमें 60 नंबर का आता है आपको करंट अफेयर, ठीक है। और उसमें बिहार स्पेशल भी आता है करंट। अब देखते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में 8 नंबर की आती है, इसमें 4 मान लीजिए आधे जो नंबर्स होते हैं बिहार स्पेशल से होते हैं। तो मैंने बता दिया आपका घटना चक्र जो है ना, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। काफ़ी है, सफिशिएंट है घटना चक्र अवलोकन। अगर आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है तो आपको चैनल मिल जाएगा एडिटोरिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बुक है एडिटोरिया की। और MCQs भी मैंने कराए हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप, MCQs टाइप के, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी। अब देखिए ये जो जियोग्राफी है ना, ये आपका इंडियन भी है और इसमें बिहार का भी है, मिला हुआ है। तो हिस्ट्री या जियोग्राफी में आपका बिहार का थोड़ा सा मिले रहेगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जियोग्राफी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप घटना चक्र वाला है, उससे कर सकते हैं। और बाकी अगर आप NCERT पढ़े हैं तो NCERT से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैंने एनालिसिस में बताया कि जियोग्राफी भी आपकी NCERT से ही आई है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपके जनरल जियोग्राफी है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे मैथ्स के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का, फिर देखते हैं साइंस का। तो देखिए मैथ्स में क्या है कि आपका ये 2.0 और 3.0 होता, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है, अलग से निकाला है इसे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी दोबारा से बता रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो आपका आता है, क्षेत्रमिति बोलते हैं जैसे, जिसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल परिमाप इस तरीके के क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो देखिए पिछली बार 8 क्वेश्चन आए थे, इस बार आपके 11 क्वेश्चन है। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि मेंस्ट्रुएशन में इतने क्वेश्चन पूछते हैं। और ज़्यादा देखिए आपको जो फार्मूलेज है ना, फार्मूला को आप अच्छे से एक बुक में लिख लीजिए, सॉरी कॉपी में लिख लीजिए, और उसे डेली रटिए, ठीक है। रटना है आपको, ठीक है। और रटना है, आपको ये देखना है कि NCERT में जो आपके मैथ्स होती है, ठीक है, क्लास 9-10 की आप देख लीजिएगा, क्लास 9-10 की, 9-10 में आप देख लीजिएगा मेंस्ट्रुएशन किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। और हाँ, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसे मत छोड़िएगा, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे क्वेश्चन पूछे भी गए, मैं वीडियो बना नहीं पाया उसमें मैथ्स का, और मैथ्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से ही भी आते हैं। तो उसमें आप ये देखिए इस तरीके लगाने का तरीका क्या है। मेंस्ट्रुएशन अगर आप लगाना सीख गए ना कि इसे कैसे टेक डाउन करना है, तो आप अच्छे से लगा लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें, ठीक है। वही आपको देखिए वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है, वही आपको एरिया निकालना होता है और परिमाप पेरीमीटर निकालना होता है। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि किस तरीके से इसे लगाना है, ठीक है। और अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, जो निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसे। देखिए 2.0 में 7 क्वेश्चन थे और 3.0 में 3, तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री आपका जैसे आता है 2 बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है।
तो उसमें निकालना होता है, वो फार्मूले याद होने चाहिए, जिसमें फार्मूले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, तो फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। मैं एक बुक अपलोड कर दूंगा एस के झा सर की है, ठीक है, उसमें सारे फार्मूलेस लिखे हैं, मैथ्स के भी और साइंस के भी, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी वो बुक। और देखिए इसमें आपके जो 7 क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके मैंने बताया, 2 बिंदु के बीच की दूरी बोल दिया, और 3 बिंदु दिए गए हैं और उससे निर्मित होने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, और 3 बिंदु हैं, अगर उसमें सिद्ध करना है कि ये आपके संरेखीय हैं या एक ही रेखा में, तो उसमें क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बीच का निर्देशांक, ये कितने अनुपात में काटता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी वैरायटी है इसमें कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री में, ठीक है। और वैरायटी अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए नंबर सिस्टम में मैंने जो जो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, और 1 लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और 2 लीनियर जो वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे मैंने इसमें कर दिए। हिंदी में बोलते हैं आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। और इसमें रैखिक समीकरण आपके जो वेरिएबल आते हैं, ठीक है, आपका 3 घात का हो सकता है, ठीक है, 3 घात का होगा, 4 घात का हो जाएगा। तो अच्छे से इन्हें समझ लीजिए कि इसमें आपको देखिए 3 घात का होगा या 4 घात का होगा, तो उसमें आपको सॉल्व नहीं कराएगा, आपको एक उसका जो मूल होगा वो दे देगा या 2 दे देगा, बाकी पूछेगा। तो बस आपको मूल के वैल्यू उसमें रखनी है, जो भी इक्वेशन दिया हो उसमें आपको वैल्यू रखनी है, और बस आपके दूसरे मूल निकल आएंगे। जितनी घात होगी ना, जैसे 2 दिया तो उसके 2 मूल होंगे, 3 दिया तो 3 मूल होंगे, 4 दिया तो 4 मूल होंगे, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको डिटेल्स रखता हूँ। मैथ्स देखिए मेरे लगाने से नहीं होगी, आप खुद से लगाएंगे तभी होगा, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है तो आप मैथ्स में ये चैप्टर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ट्रिक भी लगानी होती है, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप थीटा इक्वल टू उसमें देख लीजिए वैल्यू रख के, जो आपका 45 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, और 90 हो गया, 0 हो गया, ये वैल्यू रख के अगर आप उससे लगाते हैं ना, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और हो सके तो आप उसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको मिलान कीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका यही होता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि साइन 2 थीटा की जो आपको फार्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला आता है, ठीक है, और टेन थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। और जो आपकी सर्वसमीकाएँ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इस तरीके का। और 10 में भी होता है और शेक में भी होता है, ठीक है। 3 आपकी ये आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, सर्वसमीकाएँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो आपके देखिए 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, 5 या 3 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सिंपल है। आपका इसी में आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए काफ़ी मतलब सिंपल पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पाइथागोरस अगर आपको आती है ना, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जिस तरह से बोला जाता है उस तरीके से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर आपको इसकी हाइट निकालनी होती है, या परछाई की लंबाई निकालनी होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अभी की स्टैटिक्स जो आपका आता है सांख्यिकी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछली बार तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, पिछली बार 4 आ गए थे। तो स्टैटिक्स में आपने देखिए मध्य मध्यिका बहुलक, 3 ये आपके जो टर्म्स हैं, मध्य मध्यिका बहुलक, एक आता है आपका माध्य विचलन होता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपका प्रसार हो गया इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आपको टेबल फॉर्म दिया होगा, टेबलर फॉर्म में, हालांकि इसमें तो लेटा हुआ होगा, ठीक है। आपको उसमें जैसे बोला गया उसमें आपको समानांतर मान निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है, सभी को पता फॉर्मूला। लेकिन अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें क्या करेंगे, तो फिर सिग्मा एफ डी अपॉन एन हो जाता है। वैल्यूज जो होती है चेंज होती रहती है, ये फार्मूले की सिग्मा एफ डी अपॉन एन होता है, ठीक है। अब डी क्या होता है उसमें आप देखिएगा बुक में, आपको क्लास 10th की जो आपकी है, ठीक है, स्टैटिक्स उसमें दिया गया है काफ़ी डिटेल में। अगर आपके पास बुक हो जैसे एस डी भी है, तो उसमें भी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। बाकी मैथ्स की मैं बुक आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, जो आपके राकेश सर की आप जानते होंगे, एसएससी पढ़ाते हैं, तो उसमें उन्होंने मैथ्स का जो एडवांस वाला है वो अच्छे से कराया है। नेक्स्ट देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, प्रायिकता में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2, ठीक है। तो इसमें आप इसमें टेंशन नहीं लेने का। जो आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 सिक्के उछाले गए या एक पासा उछाला गया, ठीक है, उसकी प्रायिकता पूछेंगे, हाँ। या फिर जैसे आपका जो कैलेंडर में दिन होते हैं ना, जैसे 53 का अधिवर्ष, या जैसे रविवार पूछ दिया गया किस टाइप में पड़ेगा, ठीक है। और कंचे निकाले गए या दृक्ष यानी रैंडम निकाले गए, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं आएगा इसमें प्रोबेबिलिटी में। हाँ, आपका जो जीएस है, जीएस में जो मैथ्स होती है उसमें आपका थोड़ा सा उसमें पूछ देते हैं प्रोबेबिलिटी, थोड़ी हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी भी पूछते हैं। उसमें आपका
जो प्रोबेबिलिटी वाला जो आपका आता है स्टैटिक्स में माध्य विचलन का आता है, ठीक है, वो पूछ देते हैं, अंडर रूट में जो आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपका SI और CI, ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, और साधारण ब्याज से 1 ही 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 क्वेश्चन पूछेंगे बाद से, और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और ये अच्छे भी लेवल के पूछते हैं। ये मत समझिएगा कि ये सिंपल है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का पूछते हैं। पिछली बार तो उन्होंने किस्तों का पूछा था, और आपका बट्टा पूछते हैं इनमें, ठीक है, और किस्तों का जो है वो तो बहुत ही टफ पड़ता है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये बोला जाता है जैसे 10 आदमी या 15 महिलाएं एक काम को किसी दिन ऐसे करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है इसका। तो अगर आपने कंपटीशन की किसी भी तैयारी की होगी तो आपके लिए ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, कंपटीशन में ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है, तो अच्छे से इसे तैयार कीजिएगा। बाकी इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही फार्मूला हर जगह लगता है, ठीक है, M1D1/H1 ऐसे होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए स्पीड एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार एक आया था, और इस बार चांसेस हैं इसमें क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस के, क्योंकि रेलगाड़ी और ये समय वाला जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा टेंशन देते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रिक्स भी लगानी होती हैं, जैसे प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल की क्या लगती है, ठीक है, और या फिर आप फार्मूले से लगाइए, फार्मूले से लगा दीजिएगा। अब बोल दिया गया एक ट्रेन है इतने घंटे लेट हो गई, अपनी स्पीड बढ़ा के इतने घंटे पहुँचने के, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोट एंड स्ट्रीम का। देखिए पहले तो नहीं क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इसमें आया था, तो आप ये बोट एंड स्ट्रीम आता तो स्पीड एंड डिस्टेंस में ही है, क्योंकि मैंने अलग से बता दिया कि ये टॉपिक भी है नाव और धारा का, कि नाव के सापेक्ष जब धारा जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी चाल और उसकी वो मिल जाती है, दोनों जुड़ जाती है, ठीक है। और इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में थोड़ा उल्टा होता है कि एक साथ ट्रेनें आ रही हैं, अब साथ में जा रही ट्रेनें, तो क्या हुआ, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन। अब एजेस में क्या होगा कि जैसे पिता की आयु जो है बच्चे की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद ये हो गया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने आपको रीजनिंग इसमें नहीं है, ठीक है, ये वैसे आता तो एजेस जो है वो रीजनिंग में ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपका रेशियो मेथड पूछेगा, ठीक है। मान लीजिए अभी पिता और पुत्र की रेशियो 3:5 दिया है, 10 वर्ष बाद 7:5 हो गया, इस तरीके से, तो आपको उनकी एजेस निकालनी होती है। मान लीजिए वर्तमान दी गई है तो पूर्व की पूछ देगा। नेक्स्ट है आपका टैंक बेस्ड जैसे टंकी नल टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक नल जो आपका पानी निकाल रहा है, एक नल आपका टंकी भर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन होते हैं, माइनस प्लस लगता है उसमें। और या फिर आपको बोलेंगे A और B 2 टंकी नल खोलेंगे, ए कितने भर रहा है, ए कितने भर रहा है, तो दोनों साथ में खोले जाएंगे तो कितने भरेंगे, ठीक है, इस तरीके की एफिशिएंसी निकालिएगा, इसका डिवाइड करना है, बस ऐसे कुछ करना है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज में आपका देखिए परसेंट में अगर जैसे 10% की वैल्यू दी गई, ठीक है, तो आप इसे रेशियो मेथड में कीजिएगा तो बहुत देर नहीं लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे 5% दे दिया गया तो ये हो गया 1/20, ठीक है, तो आपने जितने भी बोला गया, देखिए रेशियो मेथड ना, अगर आपने कंपटीशन तैयारी की हुई तो रेशियो मेथड आपका देखिए परसेंटेज में भी लगता है, CISI में भी लगता है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, हर जगह लगता है, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन थे आपके परसेंटेज से, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पिछली बार तो नहीं थे एक भी क्वेश्चन इन दोनों से, ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर अच्छे से तैयारी की होगी तो आराम से ये लग जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होते, सिंपल होते हैं, ठीक है। केवल आपका टफ पड़ेगा ये आपका CISI वाला पड़ेगा, ठीक है, CISI काफ़ी टफ पूछते हैं, और स्पीड एंड डिस्टेंस ये वाला, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं आपके जो कंपटीशन वाले में आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टफ भी पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आपका देखिए एडवांस मैंने बता दिया, एडवांस जो आपकी है यहाँ तक, ये रही आपकी एडवांस, देखिए यहाँ तक है, ठीक है, ये रही एडवांस, तो एडवांस में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से नंबर आपको गेन मिलेंगे। बाकी इस पर मेहनत अगर आपने की है ना तो ये आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं आपके साइंस की, ठीक है। साइंस में आपको देखिए साइंस का मैंने एनालिसिस किया था, हालांकि टॉपिक्स तो नहीं निकाल पाए, ठीक है, और मैंने ये देखा है कि NCERT जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6-7 तो मैंने इसमें देखा नहीं क्वेश्चंस, और 2.0 में हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 6-7 पढ़ेंगे नहीं, 6-7 ही पढ़ेगा। उसमें क्या आपका जैसे जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इसके बारे में बताएंगे, जो भोजन कैसे बनता है, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा, तो बाई चांस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं। देखिए यहाँ पे क्लास 8th में 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्लास 9th में 8 क्वेश्चन पूछे गए,
और क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका क्लास 10th साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 से 21 क्वेश्चन इसी से पूछ दिए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। आप बुक ले लीजिए, अगर बुक नहीं है आपके पास PDF दे दीजिए, ले लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, क्लास 10th की बुक है ना, वो अच्छे से 2 दिन कवर कीजिए। 2 दिन में एक बार पढ़िएगा, फिर दोबारा फिर पढ़िएगा, और जब पेपर उससे पहले फिर पढ़िएगा। 9th 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें आप ये समझिए आपका आधा पोर्शन ना, आधे से 20 से 21 यानी कि आपका ये 29 नंबर, लगभग 30 नंबर आपका ना ये इसी से कवर हो जाएगा, लगभग 30 नंबर इसी से हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका क्लास 11th और क्लास 12th। ये इस बार उन्होंने क्या किया कि 3 क्वेश्चन इससे पूछ दिए 11 से, 3 क्वेश्चन आपके 12 से पूछ दिए। और ये मैंने बताया था क्लास 12th का, मैंने देखिए एनालिसिस भी किया है, तो उस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैंने बताया क्लास 12th में ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, पृष्ठ रसायन वाला, उसमें से 3 क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, ठीक है। और ये आपका क्लास 11th में भी 3 क्वेश्चन पूछे थे। बचा आपका जनरल साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके, जैसे आपने लुसेंट हो आपके पास, या आपके पास घटना चक्र अवलोकन है, ठीक है, तो उससे भी हो जाएंगे आपके। जनरल साइंस सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं होते, ठीक है। और इसमें मैंने मिले नहीं थे तो मैंने इसमें से बताए थे जनरल साइंस से। और आपका 6-7 भी जरूर पढ़िएगा, क्या पता इस बार 6-7 से ही उनका जो क्वेश्चन है पूछने का तरीका ज़्यादा हो जाए, ठीक है। क्लास 10th का इसलिए पूछते हैं क्योंकि लेवल है ना आपका 6 to 8 है, तो एक लेवल बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। उसमें साफ बोला गया आपका जो लेवल होगा बड़ा, जो आपका है अगली कक्षा के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका 9-10th मोस्ट इंपॉर्टेंट है NCERT। और 9-10th को अच्छे से जैसे आपने समरी पढ़ी हो, समरी पढ़ लीजिए, या फिर आप अभी आपके पास टाइम है, 4 से 5 दिन में आप NCERT को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि करना ही नहीं कुछ, आपको साइंस ही पढ़नी है, ठीक है। तो साइंस की निकालिए बुक्स और सब पढ़ जाइए। आपका जो क्लास 8, 9, 10 जो मैंने बताया था, ये क्लास हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताया था NCERT से, अगर आपके पास है तो मैंने शॉर्ट्स नोट्स अपलोड किए हैं उसमें टेलीग्राम पे, आप वहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, उसमें बिहार का मिल जाएगा, बिहार का दोनों का मिल जाएगा उसमें। ज्योग्राफी में भी बिहार आता है, ठीक है। और या फिर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए अलग से, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप NCERT और SCERT पढ़ लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। हाँ SCERT अभी आप टाइम नहीं है आपके पास, उसमें चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो SCERT नहीं पढ़ सकते। लास्ट में जो आपका दिया होता है बिहार दर्शन, तो बिहार दर्शन आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा तो साइंस का मैंने बता दिया आपको, NCERT या SCERT पढ़नी है, ठीक है। आप टाइम निकालिएगा, और NCERT अभी भी टाइम है, ठीक है। आप साइंस के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, तो 4 से 5 दिन में आप साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए NCERT की, ठीक है। और आपका इस पर देखिए जो थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू ले लेते हैं, कितना मार्क्स कितना क्या है। देखिए GS में आपका क्या है 25 आउट ऑफ 40। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जो मैथ्स का होता है, मैथ्स का 8 मार्क्स, साइंस का 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके 8, 16 हो गए। तो 16 में आप कोशिश कीजिएगा 13 तो आ ही जाए, ठीक है। वो आ भी जाएंगे, सिंपल रहती है, ज़्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका 13 मार्क्स यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए अब 12 मार्क्स लाने हैं, तो 12 मार्क्स के लिए क्या करना है, जैसे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है और करंट है, तो करंट में 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, कितनी भी टफ आएगी, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो 4 मार्क्स आ जाएंगे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें भी अगर 4 ले लेते हैं, हाफ ले रहे हैं, मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा नंबर गेन करने की बात नहीं कर रहा, तो 4 से 12, ये 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 13 मार्क्स और आपके 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। 25 मार्क्स हो गए इसमें, ठीक है। तो देखिए आपका 25 मैंने मिनिमम बताया, ठीक है, ऐसा नहीं कि 25 ही आएंगे। किसी के अच्छे होते हैं, GS थोड़ा अच्छा होता है तो वो 30+ भी लाते हैं, बहुत से लोग 35+ भी लाते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर बढ़ा लेंगे तो आपका इसमें अगर कम रहता है मैथ साइंस में, तो आपको आराम वहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बढ़ा लेते हैं तो आपका वहाँ पे भी रहेगा, स्कोर अच्छा बनेगा, ठीक है। ये है। अब देखिए मैथ्स में आपका 40 आउट ऑफ 38 तो आना ही चाहिए। 38 आपका आना चाहिए इसलिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो ना अर्थमेटिक के जो आते हैं, वो मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, बाकी जो आपका एडवांस मैथ है, एडवांस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवांस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये आपका एडवांस जो है ना, एक तरीके का सिलेक्शन यही दिलाएगा, ठीक है। और कंपटीशन वाला अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी आपको क्वेश्चन आते होंगे अच्छे से, तो फोकस कीजिए आप एडवांस में। नेक्स्ट आपका साइंस है, मान लीजिए आपका साइंस वीक है थोड़ा, तो आपको 30+ तो रखना ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 35 बताया टारगेट लेके, 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्लास 10, 9, 10 की मैंने बताया, जो NCERT वो अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका 30 नंबर तो मैंने उसी में दिखा दिया आपका, 30 नहीं आपका 28 मान लीजिए, तो 28 क्वेश्चन तो उसी में दिखा दिए मैंने, ठीक है।
तो इसलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। ये जो आपके चैनल्स हैं या ग्रुप्स हैं, इन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जो आपको 20 दिन में सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन किट देते हैं या पेड कोर्स देते हैं, उन पर फोकस मत कीजिएगा। और आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना 10 दिन के बाद तो लगाइएगा मत, बिल्कुल भी, कोई भी बोले कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जितना ही प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर्स आ रहे हैं बस उतना ही रखिए। और ये मत सोचिएगा कि मेरा 70 से नीचे आ रहा है या 70 प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, ये प्रैक्टिस सेट्स आपको गुमराह करेंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ गुमराह। बात मानिए, इसमें 70 अगर आ भी रहा ना आपका तो 90 आएगा, गारंटीज बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। 90 प्लस होगा जाके आपका। अगर 80 आ रहा है या 70 आ रहा है तो 90 प्लस होगा उसमें। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए बस, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट पे ध्यान नहीं देना। आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो प्रैक्टिस सेट भूल जाना कि मेरे कितने नंबर आ रहे थे, इसमें मुझे कितना स्कोर करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मेरा बस ये आपका स्ट्रेटजी याद रखिएगा कि सर ने बोला था कि आपको जीएस में 40 से आपको 50 या 40 में से आपको 25 या 30 लाने हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना। मैथ्स में जो है ना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करने। बाई चांस ऐसा होता है कि घर पे आके देखा तो 1-2 क्वेश्चन मिस हो गए ना, तो उसमें हो जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी अच्छे से उसमें कीजिएगा। हाँ, उसमें जो रफ वाला वर्क होता है, आप जैसे लास्ट में नीचे दिया हुआ, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन एक ही जगह लगाइएगा। उससे क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पे थोड़ी जगह पे यहाँ पे लगाया, थोड़ी जगह यहाँ पे लगाया, तो क्वेश्चन जो है ना एक ही जैसा दिखता है, फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा, पीछे जो आपका है उस पर लगा लीजिएगा। हाँ, आपका एडमिट कार्ड पे ये सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। आप पकड़े भी जा सकते हैं, एडमिट कार्ड पे बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा, ठीक है। उसमें मैथ्स में आपका पीछे 2 पेज दिए होते हैं, उसमें आप कैलकुलेशन कीजिएगा, छोटी कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और जैसे आपका क्वेश्चन हो गया तो उस पर क्रॉस लगा लीजिएगा, तो आपका ध्यान नहीं उसमें जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन गलत होने की चांसेस कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, और मैथ्स में ऐसा कीजिएगा, जो आपको आते हैं सबसे पहले वो कीजिएगा, और जो नहीं आते हैं उनको आप सर्कल कर लीजिए, ठीक है। जिस पे आप कंफर्म नहीं है उस पर सर्कल कीजिएगा, बाकी आगे बढ़िएगा। अब देखिए, साइंस में जो मैंने बताया तो 35 प्लस तो आना नहीं है, कैसे भी करके 30 तो लानी है, ठीक है। 30 के ऊपर आपने लाना है, 30 से नीचे नहीं आना है। 30 से नीचे आएंगे आपका स्कोर नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी बताई। एससीईआरटी मत पढ़िए, एससीईआरटी भी आपका एनसीईआरटी से ही है, सेम क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। उस पर कुछ चेंजमेंट नहीं है। अगर आपने पढ़ी है एससीईआरटी तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब ऐड करते हैं ना तो 98 बनता है, ठीक है। आपका 95 भी हो सकता है, 90 प्लस तो रहेगा। तो इसकी जो कट ऑफ होगी अभी बता रहे हैं आपका 90 प्लस जाएगी, और 90 से नीचे नहीं जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। हाँ, लेडीज़ जो है उनका थोड़ा कम हो सकता है, बाकी जेंट्स की जो है मेल्स की ये 90 प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी, गारंटी से बता रहे हैं बेबी, ठीक है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, ये आप इसको ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से चलिएगा। तो इसमें 20 दिन में आपका यही करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 4 से 5 दिन में आपको एनसीईआरटी जो भी है आपकी सब्जेक्ट वाइज वो कर लीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ठीक है। आपका हो सके तो एमसीक्यूज़ मैंने कराया, एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा। समरी मैंने अपलोड की है तो समरी कर लीजिएगा, ठीक है। करंट के लिए मैंने बताया डेली 1 आधा घंटा जो है आपका उसमें देना है, और मंथली वाला पढ़ना है, ठीक है। अब डे वाइज मत पढ़िएगा, मंथली पढ़ना है, ठीक है। और मंथली में आपका जैसे एसपीडी वाला भी आता है, कुमार गौरव सर है वो भी कराते हैं, और एसपीडी का आता है। एसपीडी का जो एमसीक्यूज़ वाला आता है लास्ट में, एमसीक्यूज़ 500 से 600 एमसीक्यूज़ दिए होते हैं उसमें, तो आधे कर लीजिए इसमें, ठीक है। आधे डेली देखिए, ठीक है। और आपका बच्चा इसमें जीएस में मैंने बता ही दिया, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस का ये आपका 8-8-16, तो आपका ये 98 मार्क्स का इसमें हो गया, ठीक है। 96 मार्क्स का मैथ्स एंड साइंस ही हो गया, ठीक है। 40 मार्क्स इसमें, 40 इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको जो सिलेक्शन है वो मैथ्स एंड साइंस ही दिलाएगी, ठीक है। बाकी ये जो नंबर है ना, ये आपको ऐसा एक तरीके का प्लान लेके चल रहा है इसमें, ठीक है। 4 से 4 नंबर का लगभग, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था, 20 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। और पीआरटी का भी अपलोड कर देंगे, पीआरटी का भी बताएंगे कैसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। मैंने जो प्ले लिस्ट बताई है आपको वो रामबाण है, ठीक है। अगर टाइम मिले तो देखिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्लेलिस्ट देखना है तभी सिलेक्शन होगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी मस्ट है, ठीक है। आप किसी भी कोर्स के झांसे में ना आए, जो भी आपके 10-20 दिन बचे, अगर आप कोर्स लेंगे तो उसे समझने में ही टाइम लगेगा, और नया कुछ मत पढ़िएगा। जो अपनी आपने अभी तक पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए काफ़ी दिनों से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो बस एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। आपके पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, कभी जब वैसे एनसीईआरटी पढ़ने से बोर हो जाते हैं तो आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। वो भी आपके लिए पूरी
एंड ल्यूशन तो आपके लिए रामबाण है। ल्यूशन में क्या है, पूरा जीएस मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बिहार नहीं मिलेगा, बस पूरा ल्यूशन टर्म जब का जो है जीएस मिलेगा पूरा, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी में 9th-10th की मैथ होती है, ठीक है। 11th में नहीं जाना, 9th-10th में देखिए। हाँ 11th में अगर आपको टॉपिक्स मिल जाए जैसे मेंस्ट्रुएशन वाला तो आप कर लीजिएगा, बाकी 9th-10th काफ़ी है, ठीक है। और अगर आपके पास एस.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल की, आर.एस. अग्रवाल थोड़ा टफ पड़ता है, आर.एस. जो आपका एस.डी. यादव है वो उन्होंने सीक्वेंस दिया है, ठीक है, लेवल के हिसाब से, तो वो कर लीजिएगा उसमें, या आपके पास कोई और बुक हो, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। बाकी मैं मैथ्स की जो है राकेश यादव सर की बुक है और क्लास नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा इसमें टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। उनकी रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, रीजनिंग का भी उन्होंने क्लास नोट्स बनाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।